हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र अर्थात सैंपल पेपर करना सीखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा कि इस वर्ष प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, जो पैटर्न है, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है और प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अ भाग अर्थात जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है और उनके कुल अंक हैं 40 और आ भाग जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है और जिसके कुल अंक हैं 40। तो इस प्रकार से दोनों भागों को मिलाकर हमारे जो संपूर्ण अंक हैं वो हैं 80। जो अ भाग है इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है जिसके अंतर्गत 3 उत्तरों में से एक सही उत्तर को हमें चुनना है और आ भाग जिसके अंतर्गत हमें एक शब्द, पूर्ण वाक्य, रिक्त स्थान पूर्ति इत्यादि के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपनी आज की इस कक्षा में हम सैंपल पेपर के अ भाग अर्थात जो उसका पार्ट 1 है उसे करेंगे और जानेंगे व सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अपना प्रश्न पत्र हल करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम अपना संस्कृत विषय का 10वीं कक्षा का सैंपल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र का अ भाग अर्थात पार्ट 1 करना सीखेंगे। अ भाग, जैसे बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा पार्ट 1 है, जो हमारा प्रथम भाग है, उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न है अर्थात जो हमारे प्रश्न हैं उनमें उत्तर के रूप में हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। उन 3 विकल्पों में से हमें एक सही विकल्प अर्थात एक सही उत्तर चुनना है। तो चलिए बेटा हम अपना पहला प्रश्न करते हैं। ये है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि छेद पदम व चिनोत। के नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द, ये जो रेखांकित शब्द है इसका संधि शब्द या संधि विच्छेद युक्त शब्द जो है वो चुनिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न हमें इसमें से करने हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है अर्थात यहाँ पर वही शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो हमारे लिए ये सभी शब्द कैसे हैं, जाने पहचाने, इन सभी शब्दों का हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। पहला वाक्य है अचिराद एव चंडवातेन मेघरवश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव, अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है। यदि हम तीनों विकल्पों को देखें तो पहला है अचिराद जमा एव, देखने से सही लग रहा है। अचिराद जमा एव, ये भी सही लग रहा है। अचिराद जमा एव, ये उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि द में भी अ जुड़ा हुआ है और प्लस के बाद भी ए है, तो इसलिए ये उत्तर तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि में जो है व्यंजन में कहीं ना कहीं जो परिवर्तन अवश्य होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है या 5वें में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हम व्यंजन संधि का नियम देखें तो हमारा एक नियम है कि यदि जमा के चिन्ह से पहले, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है और प्लस के बाद कोई भी स्वर है तो संधि करते समय वो पहला वर्ण, वो प्रथम वर्ण तृतीय में परिवर्तित, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों में से देखें तो यहाँ पर क्या है त, और जब हमने संधि की तो त किस में परिवर्तित हो गया, त थ द तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। अब
हमें सही उत्तर जो है वो मिल गया। तो हमारा सही उत्तर है अचिरात जमा एव। तो हम अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें जब लिखेंगे तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे कि पहले तो हम प्रश्न संख्या लिखेंगे और प्रश्न संख्या में इस तरीके से कि फर्स्ट का जो है हमारा ये उत्तर है ख अचिरात जमा एव। उसके बाद है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः जमा महान रिपु। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि विसर्ग है प्लस से पहले, तो इसका मतलब विसर्ग संधि है। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है, संधि की भी पहचान हमें करनी है। तो यहाँ पर यदि प्लस से पहले विसर्ग है तो अब ये तो निश्चित हो गया कि ये विसर्ग संधि है। अब जब विसर्ग संधि होती है, जब हम संधि करेंगे तो वो जो विसर्ग है या तो उसका लोप हो जाएगा या फिर वो किसी और रूप में परिवर्तित होगा। तो अब यहाँ पर जब हम तीन विकल्प देख रहे हैं तो शरीरस्थ महान, ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर। अब एक है शरीरस्थो महान, एक है शरीरस्थ महान। एक जगह दोनों ही स्थानों पर जो है विसर्ग का लोप हुआ है और एक स्थान पर ओ स्वर आया है। अब वो कैसे आता है? अब यदि हमने संधि को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो नियम यदि हम जानते हैं तो हम नियम के माध्यम से यदि इसे देखें तो प्लस से पहले यदि विसर्ग हो और प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर या, र, ल, व, ह हो तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? अब शरीरस्थो महान विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक है बेटा, तो अब हमारा उत्तर क्या हुआ? क शरीरस्थो महान। अब तीसरा वाक्य देते हैं, कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित, इसका पहला विकल्प है कश जमाचित, जो सही नहीं है। क जमाचित, अब आप कहेंगे कि कश जमाचित सही क्यों नहीं है, कि कश कोई शब्द होता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है कह जमाश्चित, तो यहां पर भी यश्चित इस प्रकार से कोई शब्द नहीं होता। अब है कह जमाचित, विसर्ग, श के स्थान पर क्या है? विसर्ग और चित। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये उत्तर हमने कैसे पहचाना? सिर्फ इन दो विकल्पों को देखकर कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कश भी कोई शब्द नहीं है, चित भी कोई शब्द नहीं है, तो इसका मतलब सही उत्तर ये हुआ। तो ये हमने एक अंदाजा लगा लिया। लेकिन यदि हम नियमों के अनुसार देखें तो हमें मालूम है कि यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद श, च और छ है तो संधि करते समय विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद च, तो संधि करते समय विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? श में। तो हमारा शब्द बना कश्चित। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ग कह जमा चित। तो बेटा उत्तर देते समय हम दोनों प्रकार से जो है कार्य कर सकते हैं। एक तो ये कि हम देखने मात्र से ही हम यदि अलग अलग करके देखें कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें और इसमें हमें लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तो हमने ये माना, ये जाना कि भाई व्यंजन संधि के अंदर जो है व्यंजन में परिवर्तन संधि करते समय होता ही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो ये होगा। तो इस प्रकार से एक तो हम अंदाजे लगाकर और कुछ संभावनाएं ढूंढकर हम उत्तर दे सकते हैं, या फिर हमें पूर्ण रूप से नियम मालूम हो कि हाँ काम करने का नियम ये है, इस संधि का नियम ये है, हम उस आधार पर भी। और इस बार तो हमारे पास जो एक जो हमें आसानी है वो ये है कि हमारे पास जो पाठ्यक्रम है वो बहुत कम है।
वैसे तो संधि बहुत बड़ी है और हमारे पाठ्यक्रम में, लेकिन कोरोना के कारण जो है वो जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बहुत कम कर दिया गया है। तो हमारे पास गिने चुने नियम हैं जो इस बार हमें परीक्षा में जिनको हमें अभ्यास करना है, जिनका हमें अध्ययन करना है। तो इसलिए हमारे पास आसानी हो जाती है उन नियमों को याद करने में। अब है किंचित कालम नए माम अस्मात जमा नगरात। अब यहाँ पर भी हमें संधि युक्त शब्द देखना है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, और यदि ये तीनों देखें तो हमें तो तीनों ही सही लग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें मालूम है कि यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण है तो संधि करते समय वो प्रथम वर्ण भी पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर है न, त, थ, द, ध, न पंचम वर्ण है तो संधि करते समय ता भी ना में परिवर्तित हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ? अस्मान नगरात। अब है अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकः जमा तत्र। अब फिर से व्यंजन संधि है, वही वाला नियम जैसे हमने यहाँ पर अभी किया कि यदि प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद क्या है स, त और थ, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर अब यहाँ पर क्या होगा? योजकस् तत्र। तो सही उत्तर है हमारा क। तो यदि हमें बेटा नियम अच्छे से मालूम है, यदि हमने उनका अभ्यास किया है, तो बेटा देखने मात्र से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा सही उत्तर क्या है। लेकिन यदि कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हमें याद नहीं आ रहा, तो हम एक एक विकल्प को बहुत ध्यान से देखकर भी अपना सही उत्तर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो समास पर आधारित है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चेनोत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का समास या विग्रह दिए हुए विकल्पों में से चुनिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल अंक हैं 4। अब वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखिए कि हमें शब्द का अर्थ मालूम होना ही चाहिए। यदि हमें शब्द का अर्थ मालूम है, यदि हमें शब्द का अर्थ आता है, तो बेटा हम बहुत आसानी से जो है वो विग्रह कर सकते हैं। वानर शेर का कान खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वृक्ष के ऊपर कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। और यदि हमें अर्थ मान लीजिए नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर एक दूसरा नियम भी लगा सकते हैं कि ऊपरी शब्द के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ऊपरी शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? वृक्षस्य उपरि। तो हमारा सही उत्तर हुआ ख, वृक्षस्य उपरि। ठीक बेटा। अब है प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति। सस्नेहम स्नेह के साथ, सस्नेहम स्नेह के साथ कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ, क्योंकि हमने ये जान लिया कि पहला जो अक्षर है, जो प्रथम अक्षर जहां पर उपसर्ग होगा या अव्यय शब्द होगा, वो अव्ययी भाव समास है। स के स्थान पर हम जानते हैं कि क्या होगा? सहितम। और सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो स्नेहेन सहितम। सह के साथ
तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर स्नेहस्य सहितम है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। और सा का अर्थ सहित होता है, तो स्नेहस्य अभावः, यहाँ पर अभाव है, तो ये भी उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारे पास अब क्या बचा, स्नेहेन सहितम। हम इस आधार पर भी सही उत्तर चुन सकते हैं, ठीक है बेटा। और या फिर हमें मालूम ही है कि भाई सस्नेहम, सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है, और स्नेहेन सहितम। यदि हमें शब्दों के अर्थ मालूम है बच्चे, तो हम बहुत आसानी से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा उत्तर हुआ स्नेहेन सहितम। अब सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते समयम अनतिक्रम्य। फिर से अव्ययी भाव समास है। अनतिक्रम में किसके स्थान पर आता है, यथा के स्थान पर। अब हमने देखा कि यथा क में भी है और यथा ख में भी है। उपसमयम तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि अनतिक्रम में किसके स्थान पर आता है, यथा के स्थान पर आता है। अब हमने देखा कि दो शब्द हैं, यहाँ पर दो विकल्प हैं, एक है यथा समयम, एक है यथा समय, यह विसर्ग लगे हुए हैं। अब इन दोनों में से सही क्या है, तो दोनों में से सही क्या है कि अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक का जो समस्त पद होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, यथा समयम। तो हमारा सही उत्तर है यथा समयम। अब है वाक्पटु केनपि प्रकारेण परैना परिभूयते। बोलने में निपुण किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। बोलने में निपुण, निपुण अब हमने उपपद विभक्ति 9वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो निपुण शब्द के साथ, कुशल शब्द के साथ, पटु शब्द के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब हम देखेंगे कहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, वाचा नहीं, वाक इसमें भी नहीं, वाची। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, वाची पटु। बेटा यहाँ पर जब हम अपने चाहे हम संधि करें या समास करें या प्रत्यय करें, तो जब हम इनको करेंगे तो बेटा ये सभी चीजें जो है ये सब हमने छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं में हम सब ये चीजें पढ़कर आए हैं। हमारे पास नया जो है, जैसे अव्यय शब्द हम छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, उपपद विभक्ति हमने 9वीं कक्षा में बहुत विस्तार से की है, हमने 8वीं कक्षा में भी उपपद विभक्ति की है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए नई नहीं है, ये सभी हम पढ़ते आ रहे हैं। बस करना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, और कहाँ क्या नियम जो है वो लगेगा। तो हम बहुत आसानी से जो है ये सारे वाक्य जो है, ये सारे प्रश्न जो है, इनका उत्तर हम कर पाएंगे। अब है हयाचः नागाचः वहन्ति बोधितः। अब च देखकर ही हमें पता लग गया कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में जितने भी शब्द होते हैं सभी का एक समान महत्व होता है। और हमने ये जाना कि जब हम समस्त पद बनाएंगे तो जो हमारा बाद वाला शब्द होगा उसमें जो विभक्ति और जो वचन है वो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है, और जो हमारा प्रथम शब्द होगा उसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो हया नागौ हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुवचन है। हया नागश्च, अब च आएगा ही नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, हय नागः। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, हय नागः। तो इस प्रकार से बेटा हम प्रश्नों के उत्तर जो हैं नियमों के आधार पर, या जैसे देखकर कि भाई नागः है, नागौ तो हो ही नहीं सकता, नागाश्च भी नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, हय नागः।
ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि पटु शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा, तो यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति नहीं है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति नहीं है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हमने हमारा सही उत्तर क्या हुआ, वाची पटु। इसी प्रकार अनिति क्रम्य में हमने देखा कि अनिति क्रम्य यथा के स्थान पर आता है। अब जब हमने देखा कि दोनों जगह यथा है, तो हम ये नियम मालूम है कि जो भाई अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद है वो हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, तो हमने सही उत्तर तुरंत चुन लिया, यथा समयम। तो इस प्रकार से बच्चों हमेशा केवल संभावनाओं के आधार पर ही नहीं, हमें नियमों को भी जानना है बेटा और समझना है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि यदि हमें नियम नहीं मालूम तो हम सही उत्तर नहीं दे पाते। जैसे हम यहाँ पर यथा समयम और यथा समय, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं यथा समय उत्तर लिख देंगे कि भाई अनतिक्रमण के स्थान पर यथा आ गया, समय है, ठीक है लिख दिया, है ना। लेकिन यदि हमें ये नियम मालूम है कि समस्त पद हमेशा जो है वो कैसा होगा, नपुंसक लिंग में होगा, तो हम जो है ये शब्द चुनेंगे यथा समयम। तो हमें नियमों को थोड़ा सा बेटा जानना है और समझना है। यदि हम नियमों को भी याद रखेंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे जो उत्तर हैं बेटा उनमें गलती की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर हो जाएंगी। नियम भी जाने और जो विकल्प हैं उन्हें भी ध्यान से देखें तो हम सही उत्तर पर बड़ी सरलता से पहुंच जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनोत। के नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रकृति अर्थात धातु या शब्द जो भी है और प्रत्यय उसके साथ जोड़कर या अलग करके हमें सही उत्तर कहाँ से चुनना है, विकल्पों में से चुनना है और केवल 4 प्रश्न हमें करने हैं। अब हमारे पास सबसे पहला शब्द है चक्षुष्मन्तः। अब हम इसके 3 विकल्प देखें तो तीनों विकल्पों में जो एक जो समान चीज है वो क्या दिखाई दे रही है कि चक्षुष। ये तो अब हमें कंफर्म है, निश्चित है कि मतु प्रत्यय है। अब हमें ये देखना है कि मूल शब्द कौन सा है। चक्षुष ये शब्द नहीं होता, चक्षु ये शब्द भी नहीं होता मूल, तो मूल शब्द क्या है, चक्षुष। तो हमारा सही उत्तर होगा चक्षुष जमा मतु। अब है विचित्रा। हमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, विचित्र जमा टाप, विचित्र जमाणी और विचित्र जमा त्वा। अब विचित्रा अंत में क्या है, आ। अब टाप का प्रत्यय को जब हम शब्द के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, टा का भी हट जाता है, पा भी हट जाता है और क्या शेष रह जाता है, आ। तो टाप के स्थान पर क्या आ जाता है, आ। णीप के स्थान पर ई होता है और त्वा का यहाँ पर कहीं कोई प्रयोग है ही नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, अब विचित्र जमा टाप। उसके बाद है धूर्ता, फिर से वही है, आ है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, तल के स्थान पर क्या होता है, ता। टाप के स्थान पर आ और त्व के स्थान पर त्व ही रहता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, धूर्त जमा टाप। अब है बुद्धि जमा मतुप। अब हमें जोड़कर लिखना है। अब बुद्धिमान ये शब्द भी सही है, बुद्धिमती ये भी सही है और बुद्धिमत ये भी सही है। सब देखने में तो तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन अब इनमें से सही उत्तर क्या है। तो अब हम वाक्य को ध्यान से देखते हैं। तस्य भार्या बुद्धि जमा मतु। मतु प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो यहाँ पर ये किसका विशेषण है, भार्या का, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना, भार्या स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो अब हमें पहचानने में आसानी हो गई। अब हमने देखा बुद्धि, बुद्धिमान जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बुद्धिमत शब्द प्रत्यय जोड़ने के बाद बनेगा
और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, विशेषण और विशेष में एक जैसी विभक्ति वचन और लिंग होता है, तो ये बुद्धि जमा मतुप किसका विशेषण है, भार्या का। तो हमारा सही उत्तर हुआ बुद्धिमती। अब है महत जमा त्व। त्व जो है वो शब्द के साथ वैसे का वैसा ही जुड़ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और हमेशा इसके नपुंसक लिंग के रूप में ही जो है इसके रूप लिखे जाते हैं, फल शब्द की तरह। तो अब हमने देखा महत्ता, नपुंसक लिंग में महत्ता शब्द नहीं होता। अब इधर है महत्वम और एक जगह दिया हुआ है महत्वम। अब दोनों ही नपुंसक लिंग शब्द है, तो सही कौन सा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। यदि हम इसे ध्यान से देखेंगे, एकता इधर है और एकता प्लस के बाद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ता हो गए। और दो ता किसके अंदर है, महत्वम, महत्वम। ठीक है बेटा, तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो क्या है, ग, महत्वम। यहाँ पर एक ही ता है, आप देख रहे हैं बेटा ख में, है ना। ता तो बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट है वो तो बिल्कुल हट ही गया, क्योंकि त्व एज इट इज शब्द के साथ जुड़ता है, तो इसलिए ये तो उत्तर हमारा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी त्वम है, यहाँ पर भी त्वम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, लिखने का अंतर है। यहाँ पर एक त नहीं है, जबकि हमें लिखते समय इस ता का भी प्रयोग करना है और इस ता का भी। देख, तो हमारा सही उत्तर हुआ महत्वम। चौथा प्रश्न है, वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चेनुत। वाच्य के नियमों का अनुसरण करके उचित विकल्प चुनिए। अब इनमें केवल 3 प्रश्न करने हैं। वाच्य हमें पता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला वाक्य है, अभिनव किम रिक्त स्थान क्रीडितुम गच्छसि, खेलने के लिए जा रहे हो। अब कर्ता जो है वो रिक्त स्थान है। अब हमने देखी पहले क्रिया गच्छसि, इसका मतलब क्या है, ये कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति। तो अब त्वया तृतीया विभक्ति है, हो ही नहीं सकती, हटा दीजिए। अब बचा त्वम और अहम। गच्छसि है, मध्यम पुरुष है, तो क्या आएगा, त्वम। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, अहम। त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष, अहम अवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष, और बाकी जो कुछ भी शेष बचता है उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अभिनव ना मयातु स्वपाठ। अब यहाँ पर क्या है, क्रिया रिक्त स्थान के रूप में है। अब यहाँ पर पठ्यते आएगा, पठामी आएगा या पठ्यसी आएगा। हमने देखा कर्ता, कर्ता किसमें है, तृतीया विभक्ति में, इसलिए अब जो क्रिया होगी वो पठामी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि कर्म वाच्य में सभी धातुओं के रूप जो हैं वो सेव धातु की तरह आत्मनेपदी रूप में लिखे जाते हैं, और सभी मूल धातुओं के बाद जो है वो या जुड़ जाता है। अब हमारे पास है पठ्यस्ते और पठ्य से। पठ्य से शब्द होता ही नहीं है हमारे पास, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है पठ्यते। मया तु स्वपाठः पठ्यते। शोभनम त्वम अपि लिखसि किम। अब यहाँ पर त्वम और लिखसी। अब यहाँ पर कर्म, कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति, तो निबंधः नहीं हो सकता, प्रथमा विभक्ति है। निबंधेन नहीं हो सकता, तृतीया विभक्ति है। हमारे पास जो सही उत्तर है वो क्या है, अब निबंधम। अभिनव तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते। अब हमने देखा क्रियते अर्थात कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर अभिनव कह रहा है मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जाता है, तो मेरे द्वारा के लिए क्या शब्द आएगा यहाँ, मया। तो हमारा सही उत्तर हुआ मया। तो इस प्रकार से जब हम वाच्य करेंगे तो हम, यदि कर्ता रिक्त स्थान है तो क्रिया
को देखेंगे और उसके अनुसार कर्ता लिख देंगे। यदि क्रिया रिक्त स्थान है तो हम कर्ता को देखेंगे और उसके अनुसार हम क्रिया लिख देंगे। और यदि कर्म रिक्त स्थान है तो हम ये ध्यान देंगे कि वाक्य कर्मवाच्य का है या कर्तरीवाच्य का, क्योंकि भाववाच्य में तो कर्म होता ही नहीं है। अब हमारे पास 5वां प्रश्न है, प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनोत। दिए हुए विकल्पों में से उचित कालबोधक समयबोधक शब्द को चुनिए और केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न हमें करनी है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल 4 प्रकार से ही प्रश्न जो है वो समय जो है हमसे पूछा जाता है। एक तो पूर्ण समय जैसे 5, उसके बाद 5:15, 5:30 या 5:45, 1, 1:15, 1:30, 1:45। तो इसी 4 प्रकार से ही हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो समय पूछा जाता है। पूर्ण समय के लिए 1 से 12 तक हमें जो है संख्या याद करनी है। सवा के लिए सपाद, अर्ध के लिए आधे के लिए सार्ध, और पौने के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, पादोन। तो बस इन चीज का ये 4 शब्द हमें 3 शब्द हमें याद रखनी है, सपाद, सार्ध और पादोन। और हम देखेंगे कि बहुत आसानी से हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले है 5:15। सब हमें मालूम है सवा के लिए क्या होता है, सपाद, 5 के लिए पंच, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सपाद पंचवादनी। अब है 6, पूर्ण संख्या है, सार्ध नहीं आएगा, सपाद भी नहीं आएगा, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, षड्वादनी। अब है 7:30, आधा, सार्ध। पहला ही विकल्प हमने देखा सार्ध सप्त है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सार्ध सप्तवादनी। उसके बाद है 4:30, फिर से 4 के लिए चतुर और आधे के लिए अर्ध। अब हमने देखा सपाद नहीं, सार्ध चतुर्वादनी, तो सही उत्तर क्या हुआ, सार्ध चतुर्वादनी। अब है 8:45 यानी कि 8:45। पौने के लिए क्या शब्द है, पादोन। तो पादोन केवल एक ही शब्द में यहाँ दिया हुआ है, पादोन नववादने 8:45। तो बहुत आसानी से हमारा ये जो सही उत्तर जो है हमने चुन लिया। तो बेटा ये बहुत आसान है, ये वाला प्रश्न सभी बच्चे बहुत सरलता से इसे कर सकते हैं। उसके बाद है वाक्यानुगुणम उचित अव्ययम पदम चेनोत। अब इसमें उचित अव्यय शब्द चुनकर हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और केवल 3 प्रश्न करने हैं। यदि हमें अव्यय शब्दों के अर्थ पता है बेटा, तो हम बहुत आसानी से सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। श्व का अर्थ आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल, और इदानीम का अर्थ अब। छात्रः पादपान सिंचन्ति, अभी छात्र पौधों की सिंचाई कर रहे हैं। अगर क्योंकि लिट लकार होता तो श्व आ जाता, लंग लकार होता तो ह्य होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इदानीम। दुर्वाहम जीवितम जातम, जीवन कठिन हो गया है, कहाँ, तत्र, वहां नहीं, अन्यत्र कहीं और नहीं। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात है। तो दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम, जहां जीवन जो है वो कठिन हो गया है, तो उत्तर हुआ अत्र। निर्जन स्थाने रोदनम भवति, एकांत स्थान में या जहां कोई नहीं है वहां पर रोना क्या होता है, व्यर्थ होता है। श्व का अर्थ आने वाला कल, ये नहीं हो सकता। एव ही, ये भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। और वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, तो हमारा सही उत्तर हुआ वृथा। गणितस्य परीक्षा अभवत, अभवत हो चुकी है, गणित की परीक्षा हो चुकी है।
तो उच्चई का अर्थ होता है जोर से, शनई का अर्थ धीरे, हुआ का अर्थ बीता हुआ कल हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या हुआ? यह गणितस्य परीक्षा अभवत। तो बच्चे ये ध्यान रखिए, यदि हमें शब्दों के अर्थ, अव्यय शब्दों के अर्थ पता है तो हम बेटा बहुत आसानी से जो है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर सकते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है बेटा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धमस्ति, शुद्धम पदम विकल्पेभ्य चिनोत केवलम प्रश्नत्रयम्। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द जो है वो कैसे हैं? अशुद्ध हैं, और शुद्ध शब्द विकल्प में से चुनकर लिखिए और कोई 3 हमें ये करने हैं। बेटा ये वाला प्रश्न करने से पहले एक चीज विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि हमारे पास 3 पुरुष हैं जब हम धातु रूप लिखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अहम, आवाम और वयम के साथ, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सबके साथ उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सबके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और शेष जो भी है उसके साथ हम प्रथम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले 2 व्यक्ति तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले 2 से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो बेटा हम बहुत आसानी से जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ है भवान फलम खाद। अब भवान शब्द के साथ हमें मालूम होना चाहिए कि भवान शब्द के साथ तो हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? खादसी नहीं हो सकता, प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं है। खादंतु नहीं होगा क्योंकि भवान एक वचन है और ये बहुवचन है। तो अब हमारे पास क्या हुआ? खादतु। तो हमारा सही उत्तर हुआ खादतु। उसके बाद वृक्षाणि हरिताः सन्ति। अब वृक्षाणी को रेखांकित किया हुआ है, अर्थात ये अशुद्ध है। अब हमारे पास 3 विकल्प हैं, वृक्षान, वृक्षाः, वृक्षौ। विशेषण और विशेष्य में एक जैसी विभक्ति, एक जैसा वचन, एक जैसा लिंग होता है। यहाँ पर है हरिताः, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? वृक्षाः। तो उत्तर क्या हुआ? वृक्षाः। स ग्रामम गच्छन्ति। स है, स के साथ क्या आएगा? प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? गच्छन्ति के स्थान पर गच्छति। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गच्छति। आनंदः ह्य न आगमिष्यति। आगमिष्यति लिट लकार है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा? ये हम ध्यान से देखें, यह अर्थात बीता हुआ कल, अर्थात पास्ट टेंस, भूतकाल। तो यहाँ पर भूतकाल की क्रिया आएगी। अब आनंद एक वचन है तो क्या आना चाहिए? आगच्छति। यदि लिखेंगे तो ये लट लकार है, वर्तमान काल है, ये नहीं आएगा। आगच्छन बहुवचन हो गया। अब हमारे पास क्या शेष बचता है? आगच्छत। तो हमारा सही उत्तर हुआ आगच्छत। तो बेटा बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम 6ठी कक्षा से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि इन बातों का हम ध्यान में रखेंगे तो ये जो प्रश्न है शुद्ध विकल्पों को चुनना हम बहुत सरलता से इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पठित अवबोधनम। अब जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित हैं। जो पाठ हमने पढ़े हैं उन्हीं पाठों के आधार पर ये जो प्रश्न हैं हमें दिए गए हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चेनोत। रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर उचित प्रश्नवाचक शब्द चुनिए और केवल 5 प्रश्न हमें करने हैं। बेटा हमने अपनी कक्षाओं में भी ये वाला अध्ययन किया कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होता है। महानगरेषु
सप्तमी विभक्ति है। कस्य षष्ठी विभक्ति, केशाम विषष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? कुत्र। यदि हम इसका अर्थ देखें तो महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। तो यदि हम हिंदी में इसको बनाए प्रश्न तो क्या होगा? कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं? तो हम यहाँ पर कुत्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा सही जो प्रश्नवाचक शब्द हुआ वो क्या हुआ? कुत्र। चपेटया स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन क्या है? कया। प्रकृते मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना अस्ति। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। प्रकृति शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है। तो क्या आएगा? कस्यः। सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिपः किम आ सकता है? नहीं, का भी नहीं, क्योंकि पुल्लिंग है। तो हमारे पास एक विकल्प कौन सा बचा बेटा? क। तो हमारा सही उत्तर है क। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। तस्मै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग है। तो प्रश्नवाचक शब्द भी चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन ही होगा। हमारे पास यहाँ पर कौन सा शब्द है? वो है कस्मै। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते विद्वांसः। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। तो पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या आएगा? क, कौ, के। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? के। तो बेटा इस आधार पर हम प्रश्नवाचक शब्दों का चयन कर सकते हैं कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग है, उसी के आधार पर हम प्रश्नवाचक शब्द का जो चयन है वो कर सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चिनोत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनिए और केवल 4 हमें उत्तर देने हैं। अब ये सभी पाठ हमने पढ़े हुए हैं, तो यदि हमने बहुत ध्यान से पाठों को पढ़ा है, शब्दों के अर्थों को सीखा है, सरलार्थ को समझा है, तो बेटा ये प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन यदि बच्चे हम पाठों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे बेटा, तो हम प्रश्नों का, ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं, इनमें केवल हम अंदाजा मात्र लगा पाएंगे, लेकिन वो अंदाजा हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन यदि हम निश्चित रूप से सही उत्तर देना चाहते हैं तो बेटा पाठों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। पाठ का सरलार्थ, जो शब्दार्थ है, उन्हें ध्यान से देखिए कि कहाँ किस संदर्भ में किस शब्द का क्या अर्थ है। अब है नवमालिका रसालम मिलिता। रसालम, रसालम का अर्थ क्या है? जंगल नहीं होता, वृक्ष भी नहीं होता, तो क्या है? आम्रम। हमारा सही उत्तर होगा आम्रम। राजपुत्रस्य भार्या पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। भार्या का अर्थ क्या है? राजपुत्र की पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमें अर्थ मालूम है, भार्या का अर्थ पता है, तो हमें विकल्पों में से तुरंत आंसर चुनने में कोई समस्या नहीं होगी। तो पत्नी। जवेन, बैल तीव्र गति से या तेजी से चलने में असमर्थ था। हमने ये पाठ पढ़ा है, तेजी से चलने में, तीव्रता से चलने में असमर्थ था। तो यहाँ तीव्रता के लिए क्या शब्द दिया गया है? तीव्र गत्या। तो उत्तर हुआ तीव्र गत्या। करीचा सिंहस्य बलम जानाति। हाथी शेर का बल जानता है। हाथी के लिए क्या शब्द है यहाँ पर? गजः। माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। मुझे गले में बांधकर जल्दी से चलो। तो जल्दी के लिए
क्या शब्द है? मंद का अर्थ धीरे, शनैः का अर्थ भी धीरे, तो जल्दी के लिए क्या शब्द होगा? शीघ्रम। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि हमने पाठ को पढ़ा है ध्यान से, तो बेटा ये वाले प्रश्न का उत्तर हमारे लिए बहुत सरल है, बहुत आसान है। लेकिन यदि हम पाठों को नहीं पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो केवल मात्र परीक्षा में अंदाजा लगा लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, यदि बेटा ऐसा सोचकर हम एग्जाम देने जाएंगे तो बच्चे हमारे आंसर जो है, हमारे उत्तर जो है, गलत होने की संभावना बहुत है। तो आप बेटा बहुत ध्यान से सभी पाठों को पढ़िए, उनके अर्थों को जानिए, ताकि हम जो है अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएं। अब है भाषिक कार्य संबंधानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चयनित। भाषिक कार्य से संबंध प्रश्नों के उचित उत्तर विकल्पों में से चुनिए और कोई 6 हमें इसमें करने हैं। अब यहाँ पर है दुर्दान्तै दशनै यमुना स्यात्नेव जनग्रसनम। इस वाक्य में विशेष्य शब्द क्या है? अब फिर से वही चीज, यदि हमने पाठों को पढ़ा है तो बेटा ये वाले प्रश्न करने हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन बच्चे यदि हमने पाठों को ध्यान से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो बच्चे हम कभी भी इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। और फिर क्या करेंगे कि केवल एक अंदाजा लगाएंगे, शायद ये, शायद ये। और वो जो संभावना है वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। तो बच्चे ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट में 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, वो हम केवल और केवल तभी सही प्रकार से कर पाएंगे बच्चे जब हम पाठों का सही से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा दुर्दान्तै दशनै, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं दुर्दान्तै दशनै अमुना। हमें क्या बताना है? विशेष्य पदम। अब यदि हमें इनका अर्थ मालूम होगा तो हम विशेष्य पदम बहुत सरलता से बता लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दुर्दान्तै दशनै, भयंकर दशनै दांतों के द्वारा। तो यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है? दांतों की बताई जा रही है। इसका मतलब विशेष्य शब्द क्या हुआ? दशनै। तो उत्तर क्या हुआ हमारा? दशनै। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श। यहाँ वने इस अर्थ में कौन सा शब्द, कौन सा पर्याय शब्द प्रयुक्त किया गया है? वने अर्थात वन का अर्थ हम सभी जानते हैं जंगल है, तो मार्ग का अर्थ जंगल नहीं होता, गहन का अर्थ भी जंगल नहीं होता। तो अब हमारे पास जो एक विकल्प बचा वो क्या है? कानने। सा ऋषभः हलमूढवा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। यहाँ क्रिया शब्द क्या है? क्रिया अर्थात धातु, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यदि देखें सा, ऋषभ, हलम, उड्वा, गंतु, ये सभी शब्द हैं, धातु क्या है? पपात। तो हमारे पास निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसिद्धति। अस्मिन वाक्य प्रकुप्यति, इस शब्द का विलोम जो शब्द है वो क्या प्रयुक्त किया गया है? प्रकुप्यति अर्थात क्रोधित होना, और क्रोध का विपरीत क्या होगा? प्रसिद्धति। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? प्रसिद्धति। क्रुद्धः सिंह वानरम प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित शेर बंदर को मारना चाहता है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? क्रुद्धः सिंह या वानरम। शेर कैसा है? क्रोधित है। तो विशेष सही उत्तर क्या हुआ हमारा? क्रुद्धः। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलिताम। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। यहाँ पर कर्ता शब्द क्या है? काम को करने वाला कौन है? उभौ। तो हमारा सही उत्तर हुआ उभौ। पिता यच्छति पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत्। यहाँ पर फिर से हमें विशेषण शब्द बताना है कि विशेषण क्या है। अब धन कैसा है? विद्याधन कैसा है? महत्, महान विद्याधन है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? महत्। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते अत्र निकटे इति अर्थे किम पदम दत्तम।
उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। यहाँ पर निकट अर्थ में कौन सा शब्द दिया गया है? अब यदि हमें वाक्य का अर्थ मालूम है तो हमें कोई समस्या ही नहीं है, हम बहुत आसानी से जो है बता देंगे कि भाई निकट अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द है? निकषा। और यदि अगर मान लीजिए हमें नहीं भी मालूम तो भी राजमार्ग का अर्थ निकट नहीं होता, मृत शरीर का अर्थ भी निकट नहीं होता, तो अब विकल्प कौन सा बचा हमारे पास? निकषा। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं निकषा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से जो है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि कई बार तो हमें स्पष्ट रूप से उत्तर मालूम ही होता है और कई बार क्या करेंगे कि हम कुछ संभावनाएं ढूंढ कर जो है सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट था भाग, जिसमें हमारे सभी प्रश्न कैसे थे? बहुविकल्पात्मक, जिसमें से हमें 3 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना था। तो बच्चों ये था हमारे सैंपल पेपर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को करना सीखा। अपनी अगली कक्षा में हम अपने सैंपल पेपर का, अपने आदर्श प्रश्न पत्र का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग करेंगे, जिसमें हम वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं ये सीखेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अब अपनी अगली कक्षा में अपने सैंपल पेपर के पार्ट 2 के साथ। तब तक सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और प्रश्न पत्र को करने का तरीका जो है अच्छे से सीखिएगा। तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।